नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद अल्तमस पर। दोस्तों, बिहार स्टेट एग्जाम ऑनलाइन जो री एग्जाम हो रहा है उसका 18 सितंबर का एनालिसिस करने वाला हूं। जो भी फर्स्ट शिफ्ट और उससे पहले एग्जाम में जो भी पूछा गया है, कुछ सब्सक्राइबर और दोस्तों के द्वारा बात करने पर पता चला है, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन लिया गया, नहीं कि ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और जीके का है। इस वीडियो से आप आने वाले अगले एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, या फ्यूचर में कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो इससे क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है कि जैसे नंबर को ये लिखा गया, ठीक है। देखिए, अब जब भी क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का तो आपको लगता है कोडिंग डिकोडिंग है, तो हमेशा इसमें कोडिंग डिकोडिंग करना नहीं होता, ठीक है। देखिए, जब भी आपका फर्स्ट ये इसमें कुछ मैच करे, जैसे देखिए NUM, देखिए कुछ मैच कर रहा है, सेम सेम लगता है इसमें आ गया, तो इसमें आपको ये समझना चाहिए, जैसे कि ये चीज को ये लिखा गया है, नंबर को UNBMRE लिखा गया है, तो घोष्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमेशा इसका पोजीशन बैठा के सॉल्व करना ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ और भी टेक्निक होता है, इसके टैप्स होते हैं, तो ये दूसरे टैप्स के भी पूछे जा रहे हैं, और किसी किसी में जिसका पोजीशन रख के बनाया था वो भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया जा रहा है, तो इसमें आप गौर करेंगे तो इसी में ये सारे वर्ड इसमें हेर फेर किए गए हैं, यहाँ बदल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर जैसे इसमें हेर फेर हुआ उसी में आपको इसको भी बदलना है। तो देखिए नंबर को क्या लिखा है NU, यहाँ पे गौर करेंगे NU को पलट दिया है, देखिए ये इसको पहले कर दिया, इसको बाद कर दिया, देखिए यहाँ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो U को पहले N को बाद में कर दिया। फिर ये सेकंड दो को इधर ध्यान दीजिएगा तो MB, B को पहले M को बाद में कर दिया, देखिए B को पहले M को बाद में, है ना। यहाँ पर ये जो ये सारे हैं ये दोनों को देखिए, है ना, B को पहले M को बाद में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लास्ट वाले को देखिए ER, है ना, E को बाद में R को पहले, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले को, लास्ट को लास्ट से देखिए। तो उसी तरीके से पहले दो वर्ड को पलट दिया, तो पहले दो वर्ड को आप भी पलट दीजिए, तो H को पहले G को बाद में, H को पहले G को बाद में, तो H को पहले G को बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद वाले को सही पलट दीजिए, तो S को पहले O को बाद में, एस को पहले ओ को बाद में, तो एस को पहले ओ को बाद में, जैसे लास्ट बचा उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो HGSOT देखिए ऑप्शन में है HG, नहीं ये नहीं होगा, HG नहीं होगा, HGSOT देखिए C, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए रीजनिंग का स्पेशल, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग का, वो भी हर जितने भी टैप होते हैं इसमें सारे टैप बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का है, ये लेटेस्ट सीरीज का है। देखिए 264, 396, 473, 583, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन देखिएगा इसमें दिमाग लगेगी तो काफी इजी भी होते हैं। अगर क्यूब स्क्वायर हुआ है तो बन जाएंगे, प्लस माइनस अगर बीच में हो तो वो भी बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे उसी में सॉल्व किया रहता है क्वेश्चन। देखिए क्या इसमें दिमाग लगाइएगा, तो देखिए 264 है, 396 है, 473 है, तो अगला क्या होगा, 583, तो अगला क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया गया, ये पहला को लास्ट को जोड़ के बीच वाला लिखा गया, पहला को लास्ट को जोड़कर बीच वाला लिखेगा। देखिए 4, 2 और 4 जोड़ेगा 6, तो उसी तरीके से फर्स्ट को लास्ट को जोड़कर देखिए 6, 3, 9, तो उसी तरीके से 4 और 3 को जोड़कर 7, उसी तरीके से 5 और 3 जोड़कर 8। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट जोड़कर बीच वाला आ रहा है। देखिए 5 और 7 जोड़िएगा तो 12 आएगा, ये नहीं होगा। 7 और 3 जोड़िएगा तो 7 और 3 जोड़िएगा 10 आएगा, लेकिन 6 दिया गया, नहीं होगा। देखिए 7 और 9 जोड़िएगा तो 16 होगा, लेकिन ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, लेकिन 2 दिया गया। देखिए 7 और 2, है ना, 7 और 2 9, है ना बीच में, तो ये ऊपर वाले कैटेगरी में आता है, उसी से मैच कर रहा है, तो ये डी आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, नौ धारा का। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल का प्रवाह 3 किलोमीटर पर आवर होता है तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक का चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक है स्थिर जल में, मतलब शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है बोट को, ठीक है। और जो कह रहा है कि नदी का जो जल का प्रवाह, जो धारा का प्रवाह है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के अनुकूल नाविक का चाल क्या होगा, ठीक है, नाविक का चाल। तो इसका सिंपल देखिए, हमेशा नाव की चाल को आप नाव की चाल x मानिएगा, और धारा की चाल जो जल प्रवाह है ना, जल प्रवाह बोलते हैं धारा, है ना, धारा की चाल y मानेगा, ठीक है, हमेशा। और जब धारा के अनुकूल रहे, जब बात धारा के अनुकूल का चाल निकालने का रहेगा तो x प्लस y, समझा, धारा के अनुकूल। और जब धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत रहे, ठीक है, उस तो x माइनस वाई ये निकालिएगा। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल निकालने के लिए बोला जाता है, तो x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई, तो धारा लिख दीजिए। जल प्रवाह, है ना, जल प्रवाह मतलब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाविक का चाल, तो क्या हो जाएगा धारा के अनुकूल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x का देखिए x दिया, नाविक का चाल दिया हुआ 10, मतलब शांत जल में 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर लिख दिए, प्लस और ये 8 किलोमीटर पर आवर,
8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके बाद शांत धारा की चाल कितना है, धारा की चाल वाई माना तो धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर लिख दीजिए यहाँ पे लास्ट ऐसे जोड़कर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जोड़िएगा 8 3 11, 11 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, ये धारा के अनुकूल नाविक का चाल, तो 8 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर आंसर। देखिए सी में ऑप्शन में है, देखिए सी में है ना, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मैथ का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे पहले मैं एनालिसिस कर चुका, लेकिन उसमें अधिक था, लेकिन यहाँ कम का बात हो रहा है, ठीक है। एक की, देखिए इसमें दो तरीके से बता सकते हैं आपको बनाने के लिए। क्या है पहला, जैसे देखिए दो भाग में बांट देते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो देखिए ए लिख दिया और बी लिख दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है ए की आय बी की आय से, तब बी मान लिया कि 100 है, तो ए 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय जो है ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, देखिए तो बी से कितना अधिक है, मतलब ए से कितना अधिक है, बी 20 अधिक है, तो किस ए से ना, जिसका से बोलेगा मतलब किससे अधिक, तो उसको नीचे लिखेंगे, तब ए से तो 80 नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, ठीक है। काटिएगा 20 चौके 80 और 4 दूनी 8 4 5 20, मतलब 25% अधिक है, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्ट देखिए, इसको बनाना है शॉर्ट मेथड। अगर कम रहे तो लिखिए कम बटा कुल कमी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए कुल कम से मतलब जितना कम है उसमें क्या बोलते हैं 100 में घटा दीजिए, तो कुल कम अधिक रहता है कि अगर 20% अधिक है तो कुल अधिक मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, तो देखिए कम कितना 20, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कम कितना है 20, तो 20 लिख दीजिए, और कुल कम मतलब 100 में कम घटाइए तो 80, और उसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 20 चौके 80, 4 दूनी 8 4 5 20, मतलब 25%, देखिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं, मातृ देवी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। क्या क्वेश्चन है, संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अभी पता है, अभी के मतलब लेटेस्ट जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी सी, देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन आगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन, एकदम आसान से बना सकते हैं इजी वे में। क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का कुल योगफल 45 वर्ष था तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इससे पहले भी मैंने जितना एनालिसिस किया तो उसमें एज क्वेश्चन बताया था, एज रिलेटेड, काफी आसान तरीके से इसको ही बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, जो लिखा उसको लिख दीजिए, ए बी सी का वर्तमान आयु का अनुपात, तो लिख दीजिए यहाँ पर ए बी सी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है ना, लिख दीजिए, तो कितना दिया हुआ है 2, देखिए ए लिख दीजिए यहाँ ए बी सी, ताकि पता चले 2:3:4, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी सी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का कुल योगफल 45 है। 5 वर्ष, देखिए रेशियो जिस चीज में दिया रहे तो उसी चीज में ये जो निश्चित जो योगफल दिया हुआ है उसको बनाना है। तो ये 5 वर्ष पूर्व दोनों का योग दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी का दिया हुआ कितना 45, तो जब वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 5-5 साल बड़े हो जाएंगे जब तक। देखिए 5 वर्ष पूर्व दोनों का योग 45 है, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ किस चीज में, वर्तमान में था, इसको भी हम वर्तमान में बदलेंगे। तो वर्तमान में जब बदलेंगे तो देखिए जब ए बी का योगफल 5 साल पहले 45 था, तो अभी अगर इसका वर्तमान निकालेंगे तो ये भी 5 साल बड़ा होगा, तो ये भी 5 साल बड़ा होगा, मतलब दोनों में 5-5 साल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी का, ए प्लस बी का वर्तमान आयु का योगफल कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल। तो देखिए पहले तब 5 साल पहले तब 45, लेकिन हम वर्तमान का निकाल रहे थे, दोनों 5-5 साल बड़ा हो जाएगा, तो मतलब 5-5 दोनों का जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। और इधर देखिए ऊपर रेशियो के हिसाब से दोनों का योग कितना होगा वर्तमान में, तो 3 और 2 5, यहाँ पे देखिए जोड़ के लिखिए 45 और 10 कितना हो गया, 45 5 50 5 55, 55/5। अब निकालना ए की वर्तमान है, जिसका निकालना उससे गुना कर देते हैं, तो निकालना ए तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5 इकाई 5, 11, तो 11 दूनी 22 वर्ष, 22 वर्ष क्या आ गया, ए की वर्तमान आयु आ गया, ठीक है 22 वर्ष, तो ऑप्शन में है 22 वर्ष, देखिए सी, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये डाइस का क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए पार्सर, जो 3 पार्सर दिए गए हैं ए बी सी, तो उस 2 के अपोजिट क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत हर बार बता रहे हैं, जब भी एनालिसिस करता हूँ क्वेश्चन रहता है डाइस का तो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना होता है, 3 डाइस दिया गया तो इसमें कॉमन देखने के लिए बोलते थे, तो देखिए यहाँ 6 कॉमन है,
अब यहाँ देखिएगा चार चार कॉमन है तो कौन लें, आप तीनों में अगर कोई कॉमन है तीनों लेंगे, लेकिन जब दो में कॉमन है तो दो डैश से बनाएंगे। तो देखिए वैसा डैश लेंगे, देखिए इसमें दो कॉमन एक चार, इसमें भी एक चार, तो ये डैश नहीं लेंगे हम। किससे लेंगे, ये या तो इससे या तो इससे। अब देखेंगे ये दोनों में कॉमन कौन है या ये दोनों में कॉमन कौन है। तो देखिए इसमें कॉमन, देखिए इसमें छह कॉमन है ना, तो ये दोनों से बन सकता है। मतलब जिसमें दो लगातार कॉमन रहेगा तो वो दोनों डैश में रिलेशन नहीं बनाएंगे, अपोजिट उसके डैश में, ठीक है। देखिए ये छह एक कॉमन है तो उसको लेंगे। तो उसको लेने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो तरीका बताया आप इस तरीके से बना दीजिए। ये पहले फिगर बनाइएगा इस तरीके का, ठीक है। बनाने के बाद जो कॉमन है उसको लिख दीजिए दो ठो में, बस ये तीनों में जरूरी नहीं, दो ठो में लीजिए। अगर ये दोनों में बोलेगा ये दोनों क्यों ना ले रहे, तो देखिए ये दोनों में एक और चार, एक चार कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों में नहीं बनेगा, तो आपको बनाना है उसके अपोजिट वाले में कि जिसमें एक कॉमन है, मतलब एक नंबर दोनों में कॉमन है। तो देखिए छह एक नंबर, बाकी दोनों डिफरेंट है ना, तो छह कॉमन है तो बीच में लिख दीजिए। अब बाकी क्लॉक वाइज लिखिए, ठीक है। तो क्लॉक वाइज लिखिएगा, छह का क्लॉक वाइज ऐसे चलेगा, है ना, क्लॉक वाइज ऐसे चलता है ना, इस तरीके से। तो छह का चार, तो क्लॉक वाइज ऐसे लिखेंगे, तो चार और एक, तो चार और एक, ठीक है, क्लॉक वाइज। अब बचा क्या, देखिए फिर चार और एक, उसके बाद बचा तीन और क्या बोलते हैं ये तीन और पांच, तीन पांच क्लॉक वाइज लिखना, ठीक है। तो तीन पांच क्लॉक वाइज, तो तीन पांच क्लॉक वाइज, देखिए क्लॉक वाइज तीन और पांच, इस तरीके से, ठीक है, पांच। और देखिए चार के बाद एक आ रहा है, चार इस तरीके से, तीन और पांच हो गया। तो अब देखिए ये जो होता है एक छोड़कर, एक खाना छोड़कर ये अपोजिट होता है, तो ये तीन का छह बीच वाले छोड़कर इसका अपोजिट चार होगा, मतलब तीन का अपोजिट चार, ठीक है। फिर एक का अपोजिट पांच, ठीक है, एक का अपोजिट पांच, फिर छह का अपोजिट कौन होगा, तो जो बच गया नंबर क्या बचा, दो, इस तरीके से। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि दो के अपोजिट कौन होगा, देखिए एक दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तीन का अपोजिट चार, चार का अपोजिट तीन, एक का अपोजिट पांच, पांच का अपोजिट एक, छह का अपोजिट दो, दो के अपोजिट छह, तो दो के अपोजिट कौन होगा, दो के अपोजिट छह होगा, तो छह ऑप्शन में है ए, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि राम ने 100 रुपये में 11 किताबें खरीदा और 110 रुपये में 10 किताब बेच दिया तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बताया था कि जब भी कुछ रुपये में कुछ किताब खरीदा जाए और उतना कुछ रुपये में कुछ किताब बेचा जाए, तो इसका रुपया इसका किताब और इसका किताब इसका रुपया, ऐसे करके संबंध बनाते हैं। तो सबसे पहले सीपी मतलब करैमुल और विक्रैमुल का ऐसे इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। देखिए इसका रुपया लेंगे, इसका किताब लेंगे, क्या समझा, इसका रुपया इसका किताब। तो देखिए 100 रुपया इधर 10 किताब, तो इस तरीके से 100 गुने 10, ठीक है। फिर इसका किताब इसका रुपया, तो इसका किताब 11 गुना इसका रुपया 110, ठीक है। अब देखिए ये विक्रैमुल और विक्रैमुल हमको मिल गया, तो 10 को 100 से गुना करिएगा 1000, और फिर 11 को 11 से करिएगा तो 121 और जीरो बैठा दीजिए, मतलब 1210। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, 1000 में खरीद रहा और 1210 में बेच रहा, तो लाभ हो रहा सिंपल, तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो कितना का लाभ हो रहा, तो लाभ कितना हो रहा, देखिए लाभ कितना हो रहा, लाभ हो रहा है 1210 माइनस 1000, है ना, मतलब विक्रैमुल को क्रैमुल से घटा देंगे तो कितना लाभ हो रहा है 121, है ना, 121 1000 ना 121 लाभ हो। अब लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत पता ही है कितना लाभ, जितना लाभ हो वो लिख दीजिए कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रैमुल पर निकलता है, नीचे क्रैमुल लिख दीजिए, ठीक है, इंटू 100, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ क्रैमुल 1000 था और ये क्या बोलते हैं इधर विक्रैमुल 1210 है, जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए गलती हुआ है। क्या गलती हुआ, 1000 में खरीदा 1210 रुपये में बेच रहा है, तो फायदा कितना होगा 210 रुपया, 121 यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, तो क्या है 210 रुपया, 210 रुपया, ठीक है। तब देखिए लाभ का लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 210 बटा ये क्या बोलते हैं सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी 1000 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे घटाने में गलती हो गया था, तो चलिए देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 इधर कट गया, तो कितना आ गया 21% क्या लाभ, है ना, इस तरीके से। तो लाभ प्रतिशत तो पता ही है, लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिख देते हैं, लाभ बटा क्रैमुल, है ना, इंटू 100, ये होता है सिंपल, ये हो गया। यहाँ पे घटाने में मिस्टेक कर गया था, वो गलती से हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वस्तु का विक्रयमूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा ज्ञात करें। तो देखिए कुछ नहीं, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 10 विक्रय मूल्य बराबर है कितने 12 वस्तु के क्रय मूल्य, 12 वस्तु के क्रय मूल्य। तो हमको रेशियो निकालना है किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो देखिए जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का निकालते हैं रेशियो, तो ये पलट जाता है आपस में, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे, विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, पलट जाता है। तो क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य वाले क्रय मूल्य की तरफ, ठीक है, विक्रय मूल्य वाले क्रय मूल्य की तरफ, तो 10 और क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य की तरफ आ गया, और क्रय मूल्य वाले विक्रय मूल्य की तरफ, तो 12, इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 10 में खरीद रहा है, 12 में बेच रहा है, तो फायदा हो रहा, लाभ हो रहा, कितने का लाभ हुआ,
लाभ हुआ कितने का, 12 माइनस 10 मतलब 2 का। लाभ प्रतिशत निकालना, बताइए लाभ बटा क्रैमुल है ना, इंटू 100। पता है लाभ कितना 2 का, कितना सीपी कितना 10, उसके बाद क्या बोलते 100 से गुना है ना। तो इस तरीके से तब 20% का लाभ आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। एस के आई पी को ये लिखा गया, आर आई एफ एल को ये लिखा गया, तो के वाई के जेड को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये इसमें आपको अगर इस पोजीशन याद है तो आप इजी वे में बना दीजिएगा। तो इसका देखिए पोजीशन क्या है, लिख दीजिए। एस का पोजीशन 19 है, के का पोजीशन 11 है, आई का पोजीशन 9 होता है, और पी का पोजीशन 16 होता है। ठीक है, आर का पोजीशन 18 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, एफ का पोजीशन 6 होता है, एल का पोजीशन 12 होता है। इधर के का पोजीशन 11, वाई का पोजीशन 25, के का पोजीशन 11, जेड का पोजीशन 26। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, इसमें देखिए पहला देखिए तो इधर 19 से 18 मतलब एक घट रहा, एक कम हो रहा था। इसमें भी आप एक कम करके लिख दीजिए, जैसे हो रहा है वैसे कर दीजिए। एक कम करिएगा तो आ जाएगा 10, 10 पे क्या होता है जे होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 11 फिर 9, देखिए इधर 11 से दूसरा क्या हो रहा है, 11 से 9 हो रहा मतलब 3 घट रहा, तो अब इसमें भी 3 घटाइए, 25 में 3 घटाइएगा, 25 देखिए 11 9 हो रहा, 2 घट रहा, सॉरी हाँ 2 घट रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 25 में 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 23, 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, 23 पे डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई 9 है, 9 तीसरा को तीसरे से मिलाइए तो 9 है, तो देखिए 9 में यहाँ 6 हो रहा है ना, 9 है ना, 9 की जगह पे 6 हो रहा मतलब 3 घट रहा, तो इसके तीसरे में भी 3 घटाइए, 11 में 3 घटाइएगा, 11 में 3 घटाइएगा तो क्या आएगा 8, 8 3 11 है ना, 8 आएगा, तो 8 पे क्या होता है एच, इस तरीके से। ठीक है, तो उसका देखिए अब इतने में आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। जे कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा एक एक करके सब करिए, अगर 3 भी मैच करे तो कंफर्म सही होगा। तो देखिए तो JWH किसी में है, JWH देखिए JWV नहीं होगा, WJ ये तो और नहीं होगा, तो JWH तो डायरेक्ट ही आंसर। कोई जरूरी नहीं कि आप एक एक करके सबका करें। ठीक है, 2 ठोस में भी पकड़ा गया ऑप्शन, टिक करिए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन जो वसा में घुलता नहीं, तो बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वाटर में घुलने वाला ए डी ई के, ये सब वाटर में घुल जाता है। ठीक है, ये ठीक है, वसा में कौन सा नहीं, वाटर ये सब वसा में घुल जाता है, ये सब वसा में घुल जाता है। ठीक है, और ये जो होता है वसा में नहीं घुलता है BC, लेकिन वाटर में घुल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। क्वेश्चन, एक वस्तु को 12,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है। तो देखिए सिंपल, वस्तु का क्रयमूल्य निकालने, मान लीजिए कि क्रयमूल्य 100। ठीक है, क्रयमूल्य 100 हो गया, 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो विक्रयमूल्य क्या हो सकता है, 20% का लाभ मतलब 100 20% पे बेचा, 20% के लाभ पे, तो 100 का 20% 20 होगा तो 120 पर बेचा होगा, है ना। तो अब देखिए अब दिया हुआ क्या है, वस्तु को 12,000 में बेचने पर मतलब 12,000 विक्रय मूल्य दिया का तुलना दिया से, तो 12,000 में बेच रहा, 12,000 में बेच रहा, यहाँ पे कितना बेच रहा है 120, तो दिया का तुलना दिया से निकालना क्रय मूल्य तो 100 से गुना, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से काटेगा, 12 एक आए 12 2 0, अब यहाँ गुना करिएगा तो देखिए 1 को 1 से करिए, जितना 0 है उतार दीजिए, 1 2 इसका 2 0 4 मतलब 10,000, 10,000 क्या आ गया, इसका क्रयमूल्य आ गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।